is circuit. AC voltage applied to the which one? Yes, LCR circuit. इसमें हम L, C and R तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, उसको सीरीज में लेंगे. तो दिस इज आवर वोल्टेज सोर्स स्मॉल v, है ना. और उसके साथ देखो तीनों के तीनों किस में है? सीरीज में. आप आगे पीछे ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तीन होने चाहिए एटलीस्ट. सो बिलो फिगर शोज द सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू द AC सोर्स. एप्सिलॉन लिखा है बट हम क्या लिखेंगे? V. वोल्टेज ऑफ एन AC सोर्स V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t. अगेन आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल नहीं. ओके. Q is the charge on the capacitor and I is the current in at a time t. दोनों की जरूरत है क्योंकि चार्ज Q होगा तभी कैपेसिटर के दो एंड के बीच में हमें क्या मिलेगा? वोल्टेज. और करंट I पास होता होगा तभी हमें इंडक्टर के दो एंड के बीच का वोल्टेज मिलेगा, -L di/dt. चेंज भी होना चाहिए करंट टाइम के साथ. सिर्फ करंट पास होगा तो भी वोल्टेज नहीं मिलेगा. di/dt इज दैट चेंज इन करंट विथ टाइम ऑल्सो शुड बी दैट. कॉन्स्टेंट करंट नहीं होना चाहिए, इसलिए तो हम वोल्टेज कौन सा ले रहे हैं? साइनोसोडियल. तो करंट भी कैसा मिलेगा? साइनोसोडियल, मतलब कि जो टाइम के साथ चेंज होता हो. तो di/dt तो रहने वाला ही है. इज इट क्लियर? तो देखो हमने बताया था वैसे टोटल अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड इनटू 3 अक्रॉस द 3 कंपोनेंट्स. पढ़ा है ना हमने. सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स, VR, VC, VL. ओके. इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर. पढ़ा है. VL वाला अकेला क्या था? L di/dt. रेजिस्टेंस अकेला क्या था? IR. कैपेसिटर क्या था? Q/C. तीनों का समेशन क्या मिल जाएगा? मैंने बोला था आगे का रेडी, बात खत्म. अब आपने बताया कि भाई इसमें L di/dt क्या है? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ इंडक्टर. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कैपेसिटर इज Q/C एंड लाइकवाइज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ रेजिस्टेंस इज I × R. ऐसे नहीं लिखना है, IR. आया समझ में? तो इस क्वेश्चन में था ऑब्टेन द रिलेशंस ऑफ वोल्टेज. तो वोल्टेज के रिलेशंस हमने अप्लाई मतलब ऑब्टेन कर लिया. अब इससे तो कुछ काम नहीं चलने वाला है. क्यों? सर अकेला वोल्टेज था तो वहां से I पे जाना बहुत इजी था. Vm/R करके हम ले आए थे, Vm/R sin ओमेगा t. और बताया था कि वोल्टेज में भी sin ओमेगा t, करंट में भी, मतलब बोथ आर इन अ सेम फेज. याद आ रहा है? बस इतनी चीज याद हो गई. फिर हम अकेला इंडक्टर आया था तो L di/dt इक्वल्स टू V लाए थे. फिर di/dt इक्वल्स टू V इंटू V/L हो गया, यानी कि Vm/L sin ओमेगा t हुआ. जब तक आप थ्योरी बोल नहीं पाते समझ लो आपकी प्रैक्टिस कम है ना. दिस इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज योर कंटेंट. आप पहले अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप खुद बोलना स्टार्ट कर दो, जैसे लिख रहे हो वैसे कि देखो ऐसा था Vm/L sin ओमेगा t. फिर di/dt था, dt को उधर भेज दिया, sin ओमेगा t dt. फिर di का मुझे I चाहिए था, मैंने इंटीग्रेशन किया. ये याद रह गए है ना, तो आप लिखने वाले ही हो 100%. यही तो चीज है जो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए. बराबर. आपने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने से -cos ओमेगा t ओमेगा आ गया था. याद आ रहा है या ना? तो Vm/ओमेगा L किया था. वैसे इंटू ओमेगा बोल दिया मैं, नीचे जाएगा डिवीजन में क्योंकि इंटीग्रेशन था. तो Vm/ओमेगा L XL बोल देते थे, Vm/XL बोल देते थे. Im हो गया. -cos ओमेगा t को sin ओमेगा t -π/2 बोला था. क्या स्माइल होगी आपके मुंह पे अगर ऐसे बोलोगे तो. हाँ. और ये मैं बोल के आपको इंप्रेस कर रहा हूँ, वैसे आप थोड़ा हाँ कर रहे हो, मतलब कि आपका इमेजिनेशन बढ़ रहा है कि यस यस हमने ऐसा कुछ पढ़ा था. दिस मेमोराइजिंग पावर हेल्प यू. यही तो है जो ताकत है आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर. हार्ड डिस्क से कम नहीं है, हार्ड डिस्क से भी बहुत ज्यादा है. कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वही करती है, डेटा स्टोर करती है. हमारी हार्ड डिस्क बहुत जबरदस्त है ना. आप उसका यूज तो करके देखो. सारी जगह हम यूज करते हैं. फलानू मैंने आ कहीं गए तो मेरे को चुंगली कर गया था, मैं देख आने दे, उसका काम लेता हूँ. वो आने दे में क्या लॉस करने का मेमोरी. भाड़ में जाइए जनता, हमें कोई टेंशन नहीं. अपना डेवलपमेंट देखो, पढ़ो अच्छे से, अपने दिमाग में वो चीजें डालो जो काम की है ना. जब बख्श दिया, माफ कर दिया, तूने जो किया वो किया, मेरे को याद नहीं रखना है. अपने को ना किसी का खराब करना है, ना अपना कोई करेगा तो भी क्या कर लेगा. हमने किसी को चुंगली की तो भी हमारे सामने आएगा ना, हम निकल जाएंगे रास्ता बदल के, क्योंकि हम इसके लिए बने ही नहीं है. हम तो बने आसमान को पकड़ने के लिए. दौड़ो भागो, है ना. अपने एनवायरनमेंट को छोड़ दो. आया समझ में?
अपना डेवलपमेंट होना चाहिए, अपने लिए टाइम होना चाहिए, बस खत्म। तो Vm by XL, Vm by XL that is Im sin omega t minus pi by 2 कंक्लूड किया था इन द इंडक्टर, करंट इज लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, माइनस पाई बाई 2 की वजह से बोला था लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाई 2, है ना ध्रुव, ये छोड़ दे एकदम स्ट्रेट बैक, ओके। देन कैपेसिटर की बात आई थी Q बाई सी इक्वल्स टू V, ओके, तो Q इक्वल्स टू V इंटू सी, तो Vm इंटू सी इंटू साइन ओमेगा टी, Q को क्या बोलते हैं, चार्ज, ओके, तो मुझे डी क्यू बाई डी टी करना पड़ेगा, फिर क्या आएगा आई, तो मैं डेरिवेशन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, तो क्या आया था वी एम ओमेगा इंटू सी कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे पॉजिटिव आया था, फिर वो वी एम ओमेगा सी को मैं नीचे ले गया था, तो वी एम अपन एक्स सी हो गया था, वेर एक्स सी इज 1 अपन ओमेगा सी, वी एम अपन एक्स सी को आई एम बोला था, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 रखा था, आ गया, प्लस पाई बाई 2 मतलब कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, है ना, समझ में आ गया, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज। सर अकेला था तो दुश्मनों को फटाफट से मार डाला, है ना, रेजिस्टेंस में तो कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन डेरिवेशन में सॉरी इंडक्टर में इंटीग्रेशन किया, कैपेसिटर में, बट सर अब क्या करेंगे, अब तो सब साथ में आ रहा है, सब साथ में आया, अब एक साथ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मतलब अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो जो जिसका डेरिवेशन करना था उसका भी इंटीग्रेशन हो गया, अगर आप डेरिवेशन करोगे तो जिसका इंटीग्रेशन करना था उसका डेरिवेशन हो गया, अरे सर फंस जाएंगे, है ना, अगर आप इंटीग्रेशन कर लिए तो जिसका डेरिवेशन करना था उसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर वापस इंटीग्रेशन करोगे तो वापस वही आ जाएगा, है ना, सॉरी, तो इसका तो कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो रास्ता ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, दैट इज फेजर, इसलिए हम एनालिटिकल सॉल्यूशंस पे नहीं जा पाएंगे, या जाना होगा तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा, सब्स्टिट्यूशंस लेने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स में किया जाता है लेकिन हम करना चाहते, इसलिए दोनों मेथड पढ़ने वाले, लेकिन दूसरे में थिकड़ा लगा देंगे, बोल देंगे एनालिटिकल मेथड से ये मिलता है, परफॉर्म नहीं करेंगे, बट हाँ दूसरा रास्ता हमने समझने के लिए बनाया हुआ है, दैट इज फेजर, याद आया, जब पढ़े होगे तब पता नहीं चला होगा कि ये सब फेजर क्यों पढ़ा रहे, रेजिस्टेंस में फेजर देखा था, वोल्टेज एंड आई एक ही लाइन पे थे, बराबर, फिर हमने कैपेसिटर इंडक्टर में देखा था वोल्टेज आगे करंट पीछे, फिर कैपेसिटर में देखा था करंट आगे वोल्टेज पीछे, और दोनों के बीच में पाई बाई 2 का डिफरेंस होना चाहिए, दोनों परफेक्टली परपेंडिकुलर होने चाहिए, देखा था कि नहीं, उस फेजर का यूज करके फेजर डायग्राम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, दैट मींस व्हाट इज द रोल ओवर हियर अस, दैट हमारे पास v का एक इक्वेशन है, दैट इज वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर, यानी कि वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर, यस और नो, इस इक्वेशन में से मुझे करंट आई चाहिए, पहले भी तो हम वही करते थे ना, v का इक्वेशन लेके क्या निकालते थे, आई निकालते थे, निकालते हैं कि नहीं, तो इधर भी मुझे आई चाहिए, बट आई के लिए एनालिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत डिफिकल्ट, एनालिटिकल मेथड बहुत डिफिकल्ट लग रही है या ना, क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूशंस वगैरह प्रॉपर इंटीग्रेशन डेरिवेशन मैथ्स वाले किए लेकिन हम नहीं किए, बायोलॉजी वाले नहीं किया, इन शॉर्ट हमारे फिजिक्स में उसका काम नहीं है, इसीलिए हम पहले फेजर डायग्राम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, कौन से मेथड से, तो वापस हमने एलसीआर सर्किट ली, ऑब्टेन द रिलेशंस बिटवीन फेज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड करंट वोल्टेज के बीच का फेज रिलेशन ऑब्टेन करना है विथ हेल्प ऑफ फेज डायग्राम, आईएमपी क्वेश्चन इस चैप्टर का, किसी को एल अकेला नहीं पूछना है, किसी को सी अकेला नहीं पूछना है, किसी को आर अकेला नहीं पूछना है, तो तीनों साथ में पूछेगा, आया समझ में, तो in a LCR circuit, LCR series, therefore, sorry, in a circuit LCR in a which one series, okay, series में क्या characteristics थी, current remains same, what is going to be changed, voltage, therefore AC current in each element is the same at any time having the same amplitude, same phase, because circuit कौन सा है, series, कौन सा सर्किट है, सीरीज, तो क्या सेम रहता है, करंट, बात क्लियर, यानी कि सबसे पहले करंट का फेज सबके लिए सेम है, तो करंट का फेज फिक्स हो गया, अब किसका फेज चेंज हो सकता है, वोल्टेज का फेज चेंज हो सकता है, बात क्लियर ना, चलो गुड, ये सर्किट ड्रॉ कर ली हमने, ऐसा एजम्पशंस ले लिया, आगे हमने देखा कि हमें इक्वेशन तीनों कैटेगरी में आई एम साइन ओमेगा टी जैसा मिलता है, फिर प्लस कुछ ना कुछ आता है, किसी में जीरो होता है, रेजिस्टेंस में जीरो, किसी में माइनस पाई बाई 2, किसी में प्लस पाई बाई 2, तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट अवर करंट स्मॉल आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई व्हेन वी अप्लाइड वोल्टेज सोर्स वी, दिस फाई इज द फेज डिफरेंस, कौन सा है वो हम ढूंढेंगे, आई एम इज अवर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड,
कौन सा है वो हम ढूंढेंगे। ओके, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई इक्वल टू कौन सा हो गया, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव हमने एजम्पशन में ले लिया क्योंकि इक्वेशन तो इसी टाइप का बनने वाला है। नाउ व्हाट वी हैव, व्हाट आर द रूल्स पेंडिंग फॉर अस, व्हाट इज द फाइव एंड व्हाट इज द आई एम। है समझ में, जैसे आई एम के कुछ अलग अलग वैल्यूज हमने देखे हुए। फॉर द रेजिस्टेंस आई एम इक्वल्स टू वी एम बाई आर, वेरी गुड, बोलते जाना। फॉर द इंडक्टर वी एम बाई ओमेगा एल यानी एक्सएल, ओके। देन फॉर द कैपेसिटर वी एम बाई एक्स सी, वेर एक्स सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी। आया समझ में, आया ना, प्लीज इन्वॉल्व हो जाना है, मजा आएगा। चलो वैसा ही यहाँ पे क्या आएगा, अब तो तीनों साथ में है, तो आर एक्सएल एंड एक्सी तीनों के मिला के यहाँ पे आई एम क्या बन सकता है, समझ में आया, तीनों आने चाहिए। हाँ, इतना बात फिक्स है कि वी एम समथिंग आने वाला है, तो वी एस अपन समथिंग में क्या लिखे जिसमें आर भी आ जाए, एक्सएल भी आ जाए और एक्सी भी आ जाए, वो एक निकल के आएगा और एक फाइव क्या निकल के आएगा। दो चीज हो गई अभी हमें फाइंड करने की, समझते आगे। Where the phi is the phase difference between the voltage of the source and current in the circuit. अब हम करंट को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे करंट हमारा इंस्टेंटेनियस स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर टाइम टी पे, बट अगर हम उसको फेजर के फॉर्म में लिखे तो कैपिटल आई होगा। क्या होगा, तो कैपिटल आई वेक्टर बी द फेजर रिप्रेजेंटिंग करंट इन द सर्किट। कैपिटल आई वेक्टर जो है वो फेजर है, किसके लिए, हाँ करंट के लिए, करंट का फेजर है जो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किट में। और जैसे कि तीनों कंपोनेंट कौन से कनेक्शन में, सीरीज, कौन से कनेक्शन में, सीरीज, करंट सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, नाउ तीनों में चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा, दैट इज वी एल वी सी एंड वी सी, वी एल वैक्टर वी सी वैक्टर वी आर वैक्टर, कैपिटल में, फेजर कैपिटल में, ओके। दिस आर द, and again V vector, these all are the voltage across inductor, capacitor, resistance and V यानी source। आया समझ में, आया ना, ओके। नाउ आपको पता है कि अगर हमें फेजर ड्रॉ करना हो तो देयर आर टू एक्सिस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ओके। सबसे पहले हमने करंट के फेजर को फिक्स कर दिया, करंट आई दिख रहा है, उस फेजर को फिक्स कर दिया था कौन से एंगल पे, आपने अभी इक्वेशन बनाया था, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बनाया था कि नहीं। तो ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल पे मैंने करंट को क्या कर दिया, फिक्स। नाउ यू आर नोइंग दैट वोल्टेज एंड करंट आर इन अ सेम फेज फॉर रेजिस्टेंस, यस और नो। पहले स्विच ऑन कर दो, हाँ ये, ओके।
Okay. So you are knowing that voltage and current are in the same phase for the resistance. So you can see VR and I on a same line. Same line मतलब same phase. बात क्लियर ना? फिर आपने बोला था कि अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है तो दिस इज द करंट फॉर इंडक्टर. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एरो ड्रॉ करते हो तो एरो वाला पार्ट आगे बताएगा और टेल वाला पार्ट पीछे बताएगा. तो करंट इज लेगिंग बिहाइंड फॉर इंडक्टर, लेगिंग बिहाइंड देन वोल्टेज फॉर इंडक्टर, क्योंकि उसके फॉर्मूला आपको याद होगी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय सॉरी ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 था कि नहीं. मतलब करंट लेगिंग बिहाइंड द वोल्टेज फॉर द विच केस, मतलब कि अगर मैं इस आई को अब ऐसे कर दूं तो वोल्टेज ऐसे आगे चला जाएगा. तो देखो इंडक्टर का वोल्टेज आगे आया समझ में. लाइकवाइज आपने ऐसा इंडिविजुअल ऐसा ड्रॉ किया था फॉर कैपेसिटर. अगर वोल्टेज ऐसे लिया था करंट आगे था, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में करंट आगे किया था कि नहीं. बट यहाँ पे मुझे करंट ऐसे ड्रॉ करना है, इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया तो वोल्टेज नीचे चला जाएगा ऐसे. तो वोल्टेज नीचे चला जाएगा 90 के पे. दिख रहा है VC, यहाँ पे VL दिख रहा है या ना. सर मुझे याद आ रहा है आपने कुछ पढ़ाया था. आपको याद आ रहा है? मैं तो पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था, इसलिए मैं बच्चों की तरह बोल रहा हूँ. सर मुझे कुछ याद आ रहा है, आपने आई और वी के बारे में कुछ बोला था. हाँ बच्चा कौन पूछेगा मुझे? तुम निखिल बच्चा पूछ रहा है कि सर आपने तो आई छोटा बोला था है ना, यहाँ पे क्यों बढ़ा दिया? तो भाई एसी है, क्योंकि VM के नीचे जो आने वाला है ना टर्म, उसके लिए हम डिसाइडेड नहीं है, इसलिए अभी हमने करंट बढ़ा रखा है. ओके, तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि IM इक्वल्स टू VM अपन कुछ आएगा, वो पता नहीं था इसलिए हमने उसको Z रख लिया. तो ए Z अगर लेस देन 1 हो तो I बड़ा हो सकता है, बराबर, इसलिए I बड़ा हो गया. दूसरी एक कंडीशन इस फिगर में अल्टीमेटली दिख रही है कि VC ग्रेटर देन VL. दिख रही है कि नहीं? उल्टा भी हो सकता है, VL ग्रेटर देन VC. दैट डिपेंड्स ऑन द सर्किट, किस तरह का आप सर्किट या किस तरह का इंडक्टर, किस तरह का कैपेसिटेंस ले रहे हो. अप टू नाउ कोई डाउट? मतलब कि अल्टीमेटली ना लिखा हो तो भी ये दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो है. कोई इतना डीप में नहीं देखता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो हमें इतना बेसिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि फिगर्स काफी कुछ चीजें बोलती है. और आपने पता है कि जब जब भी फिगर आया मैंने लॉट्स ऑफ थिंग्स आपको एक्सप्लेन किए हुए. अप टू नाउ कोई डाउट नहीं है ना? तो जो आपने यहाँ पे किया वो लिखा हुआ है, देखो वी आर पैरेलल टू, बिकॉज बोथ आर इन द सेम फेज. VC इज पाई बाय 2 बिहाइंड I. ओके, VC मतलब कैपेसिटर. करंट कैपेसिटर में आगे था तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? पीछे. तो VC इज बिहाइंड I. करंट पीछे था इंडक्टर में तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? तो VL इज पाई बाय 2 अहेड ऑफ I. L बोल दिया मतलब इंडक्टर आ गया, C बोल दिया मतलब कैपेसिटेंस आ गया. ऑल आर शोन इन दिस फिगर. बोलो को डाउट? कंफर्म? ओके, नाउ एज वी नो दैट अगर ओनली रेजिस्टेंस सर्किट इज दैट, तो हमें पता था कि IM इक्वल्स टू VM अपन क्या था? R. तो V इक्वल्स टू I इंटू R. करते क्या कि नहीं? तो अगर R के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करना है तो हम IM इंटू क्या करेंगे? बट मैं तो ऐसे ही लिखूंगा VRM इक्वल्स टू IM इंटू R. कैपिटल लेटर्स नहीं इंडिकेट करूंगा, बराबर ना? लाइकवाइज VCM इक्वल्स टू IM इंटू X3. याद आया? अकेला कैपेसिटर था तो हाँ छोटा 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 छोटा, वो V में नहीं पकड़े जाओगे बट I में तो पकड़े जाओगे. मैंने आपको पहले से बोला, वैसे V छोटा ही है लेकिन V में एक बार छूट जाते हो. सर ये तो कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, आपको समझने में गलती हो रही है ना? तो वो सर वहां पे गलती निकाले मेंगी नहीं, I दिख जाएगा, I आंखों में आएगा. जिनको पता है कि भाई AC करंट स्मॉल में आता है, RMS वैल्यू ही कैपिटल में आती है, तो वो खटकेगा उसको. हाँ वेक्टर फेजर में लिखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं. जिनको कुछ नहीं पता है उनके लिए सब सही बराबर. बोलते हैं ना, वो सारे अक्सर एक जैसे हैं उनके लिए. A लिखा तो भी उनके लिए Z है. ओके, हाँ वही मैं सोच रहा था. बट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, बोर्ड्स के टीचर्स इंप्रूव हो रहे. ओके, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संभल के जाइएगा. ऐसे कोई आपका दुश्मन नहीं है, बट फिर भी हमें ना किसी को दुश्मन बनाना है, हम परफेक्ट होके जाएंगे. बात क्लियर? ओके गुड. सो VLM इक्वल्स टू
IMXL। देखो मैं इतना रिजिड होके सिखाऊंगा ना, तो इन फ्यूचर अगर आप मेरे साथ टीचिंग में आए तो आप भी इतना अच्छे से सिखाओगे। बात ये है, अगर मैं लूज लूज सिखाऊंगा ना तो आप भी लूज लूज सीख के जाओगे, और इन फ्यूचर हैबिट भी वैसी रहेगी, है ना। मेरे फिजिक्स के सर बिल्कुल, है ना, सर बने तो ऐसे बने, नहीं तो क्या बने, है ना, जबरदस्त। वो खुद हमें ऐसा लगता था कि सर अब जाके सो जाओ, हम पढ़ लेंगे, है ना। 5 बजे उठा देते थे हॉस्टल में, 5 बजे, और वो खुद उनकी आइस पूरी रेड, हाँ, बट कंप्लीट अप टू डेट नहा धो के आ जाते थे, और फिर एक दो न्यूमेरिकल पूरा बोर्ड फिलअप कर देते थे, इतना छोटा छोटा राइटिंग, है ना, आपको ध्यान रखने का। और फिर हॉस्टल में चक्कर लगाते थे। बट हाँ, वो हॉस्टल में गए तो एक बच्चा आवाज नहीं करेगा क्लास में, सब लिखेंगे। अपने तो यहाँ से क्लास छोड़ देते हैं, पूरा महाभारत क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, है ना। ये बातें करने की हैबिट है ना, थोड़ी छोड़ दो क्लासेस में या स्कूल क्लास में, क्योंकि इसमें एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और कंसंट्रेशन, आपने मैंने इतना अच्छा पढ़ाया और मैं मानूं कि 5 मिनट के लिए मेरे काम के लिए बाहर निकला और आपने बातें की, वो सब गायब हो गया है। मैंने आपको बार बार बोला है ना। और फिर जो हॉस्टल में सोते हैं उनकी आवाज आती थी, हाँ हाँ सर मैं भागा, तो बिठा देते थे। एक दो बार एक दो लोगों को मार पड़ी ना, उसके बाद कोई अंदर क्लास में हॉस्टल में सोता ही नहीं था। कल एनवी पटेल सर का लेक्चर है, भागो भागो भागो, पहले बैठ जाओ क्लास में। फिर क्लास में जाके एक बार ऐसे नीचे करके कर लिया चलेगा, बट हॉस्टल में नहीं रहना है। तो वो अलग ही माहौल था। 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक स्टडी 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 स्टडी, ओके। तब मैं इतना परफेक्ट हूँ, इतना परफेक्ट पढ़ा सकता हूँ, बराबर। आपको अभी आपके पास वो चांसेस नहीं है, वो एनवायरनमेंट नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको क्रिएट करना पड़ेगा खुद ब खुद। तो यहाँ तक क्लियर। वी आर एम इक्वल्स टू आई एम इंटू आर, वी सी एम इक्वल्स टू आई एम इंटू एक्स, वी एल एम इक्वल्स टू आई एम इंटू एक्सएल। ओके, द वोल्टेज इक्वेशन जो अभी हमने बनाया था, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू वी। ओके, यहाँ पे आई स्मॉल, इस इक्वेशन को फेजर के फॉर्म में लिखना हो, किसके फॉर्म में लिखना हो, तो वी हैव अ टोटल 3 वोल्टेज वेक्टर। विच 3 वोल्टेज वेक्टर? वी आर, वी सी एंड वी एल। ये तीनों फेजर वेक्टर का समेशन करेंगे तो हमें टोटल वेक्टर वी मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? ओके, तो वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी वेक्टर इक्वल्स टू, वेर वी एल क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, वी आर क्या होगा, आई आर, वी सी क्या होगा। ओके, बार बार बोलूंगा कि आई क्या लिखना है, स्मॉल। ओके, चलो अब फेजर रिलेशन जो आपने देखा वो तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो फिर वापस क्या लिखने का। ओके, द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर, हाँ ये सही है। अब हम उसको फिगर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें तो हमने करंट का सहारा लिया था टू रिप्रेजेंट द वोल्टेज, यस और नो? करंट का सहारा कैसे ले पाए? ऐसा कौन सा कंडीशन था जबकि हमने करंट का सहारा लिया और फिर वोल्टेज रिप्रेजेंट किए? वो तो फेजर रिलेशंस थे इंडिविजुअल कंपोनेंट के, बट सीरीज, कौन सा कनेक्शन? सीरीज, जिससे हम बिल्कुल पक्के थे कि सब में करंट सेम है, सेम फेज के साथ है। तो उस करंट का सहारा लेके हमने किसको रिप्रेजेंट किया? अब सिर्फ वोल्टेज को वेक्टर फॉर्म में लेके जाते हैं जो आपने 11th में पढ़ा होगा। तो सिंपल है कि मुझे अब ए वी आर वेक्टर, वी एल वेक्टर एंड वी सी वेक्टर, देखा यहाँ पे वेक्टर के साथ वोल्टेज एंड करंट का कोई लेना देना ही नहीं है, पता है? डू यू नो वोल्टेज एंड करंट आर स्केलर क्वांटिटीज, फिर भी उनका इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं थ्रू द वेक्टर, क्योंकि ड्यू टू द साइनोसोडियल फंक्शन हम किसी साइनोसोडियल फंक्शन को रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। आया था ना वो रेजिस्टेंस के बाद थ्योरी, जिसको मैंने रोटेटिंग वेक्टर को क्या नाम दिया था? फेजर। आया समझ में? तो वोल्टेज एंड करंट वापस आपके दिमाग में डाल देता हूं, दे आर नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दे आर द स्केलर। बट फिर भी उनकी जो साइनोसोडियल वेरिंग कैपेसिटी है, या वो जैसे साइनोसोडियली वेरी हो रहे हैं उनकी वैल्यू, इसीलिए हम उसको कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट पाए? रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। सुना, समझा? और इसीलिए हम वेक्टर एडिशन पे जा रहे हैं। बाकी ऐसा कोई है नहीं कि वोल्टेज इस चैप्टर में वेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वापस हम वेक्टर एडिशंस पे जा रहे हैं। नाउ यू कैन सी कि अगर मुझे वी आर में वी एल एंड वी सी ऐड करना है तो मैं पहले वी एल एंड वी सी को ऐड करके जो आंसर आता है उसमें क्या ऐड कर सकता हूं, हाँ या ना? तो वी एल एंड वी सी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। दिख रहा है 90 + 90 180, एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। उसमें बड़ा कौन है, वी सी या वी एल?
VC, तो VC बाजी मार जाएगा। एक्चुअली में VC माइनस VL जितना मैग्नीट्यूड होगा, जब अपोजिट वेक्टर होते हैं इसके मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव मान लो, इसके मैग्नीट्यूड को नेगेटिव ही लेना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो VC माइनस क्या होगा VL, और जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड VC माइनस VL एंड रिजल्टेंट वेक्टर बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में। कौन सा है बड़ा वेक्टर? VC, उसकी डायरेक्शन में। तो आ गया VC प्लस VL वेक्टर, स्टिल इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर है, VC वेक्टर प्लस VL वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। और दिस इज द विच वेक्टर? VR वेक्टर। बट अभी ये कितने वेक्टर्स हो गए? 2, तो पैरेललोग्राम बना सकते हैं। बना पैरेललोग्राम, याद आ रहा है 11th? और उसमें जो डायगोनल है, दिस डायगोनल इज योर रिजल्टेंट वेक्टर V वेक्टर। आया समझ में? अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हमने आगे फेजर बनाते वक्त रिप्रेजेंट किया था, तो हमने बोला था कि उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड जो है, उसकी लेंथ होगी, और फिर साइन ओमेगा टी वाला फंक्शन रोटेटिंग बनाएगा उसको, बोला था कि नहीं? तो इसमें ये जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड। तो V का एम्पलीट्यूड क्या है? VM। ये VC प्लस VL का ये जो लेंथ है वो उसका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका एम्पलीट्यूड क्या था? इसमें वेक्टर नहीं आएगा, इधर वेक्टर आएगा, इधर वेक्टर आएगा, इधर वेक्टर आएगा, ये VR में भी वेक्टर आएगा। ओके, VC माइनस VL। सर प्लस के बावजूद माइनस, हाँ याद रखना है ना, क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शन। सुन रहे हो? समझ रहे हो? ये VR वेक्टर है तो VMR मैक्सिमम वोल्टेज। आया समझ में? आया ना? तो बस अब ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। आपको पता है, नहीं तो ना पता हो तो ये राइट एंगल हो जाएगा। ये हाइपोटेनियस है जो मुझे फाइंड करना है, यानी कि VM स्क्वायर है कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड VM हाइपोटेनियस का, दैट इज समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस। तो VMR होल स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? ओके, VC देखो अंदर से समझते हैं, VC एंड VL आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई VC वेक्टर प्लस VL वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? VCM माइनस VLM। आया समझ में? वेक्टर बोला है तो वेक्टर का हमने माइनस नहीं किया, वेक्टर को तो हमने क्या किया? ऐड किया। आया समझ में? चलो, सिंस V वेक्टर रिप्रेजेंट्स द hypotenuse of right angle whose sides VR and VC वेक्टर प्लस VL वेक्टर बाय पाइथागोरस लॉ, मैंने वही यूज किया ना, पाइथागोरस लॉ। आई एम राइटिंग दिस वन, VM स्क्वायर इक्वल्स टू VRM स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM स्क्वायर। क्लियर? ये सब भी स्मॉल रहेंगे, ओके, बट फिर भी V में उठने पकड़े जाओगे नहीं, बट फिर भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसमें तो क्लियरली पकड़े जाते हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर गलती नहीं छुपाता, ह्यूमन अपने गलतियां छुपाते, कंप्यूटर तो फैक्ट बोल दे रहा है ना? एक्सेस डिनाइंड, क्यों डिनाइंड? तुमने पासवर्ड गलत डाला। कंप्यूटर ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मेरा बॉस आया पासवर्ड भूल गया होगा, चलो मैं खुल जाऊं, है ना? गुड। चलो, VCM VM VRM VCM माइनस VLM क्लियर हुआ? बताया ना हमें VRM क्या होता है? IM इंटू आर, आगे बना के रखा था, याद आ रहा है? VCM में IM इंटू XC, IM इंटू XL, सब में IM है, ये दोनों में IM है, ऊपर से स्क्वायर भी है, और यहाँ पे भी IM का स्क्वायर, IM स्क्वायर कॉमन, यहाँ से क्या बचा? R स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा? XC माइनस XL होल स्क्वायर, ऊपर है ना स्क्वायर। सुन लिया सबने? समझ लिया? IM चाहिए, ये सब नीचे जाएगा, यही तो ढूंढ रहे थे कब का, कि अगर मैं IM कर दूं इसको स्क्वायर का, तो IM इक्वल्स टू VM अपन समथिंग, जिसको मैंने क्या लिखा था? Z, याद आया? तो दिस Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, where Z is called impedance। ओके, Z का काम किसके जैसा होगा? रेजिस्टेंस जैसा। आया समझ में? तो आंख कान सब खोल के सुन लो। इंपीडेंस Z, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड R रेजिस्टेंस, सेम फिजिकल क्वांटिटी है। चारों का यूनिट ओमेगा, चारों का MLT फॉर्मूला B, M1 L2 T-3 A-2, 12-32। बट हमें डिराइव करना है, घुकना नहीं है। आया समझ में? डिराइव के 2 स्टेप है, एक V इक्वल्स टू IR वाला और V इक्वल्स टू W/Q वाला। बात क्लियर? कंफर्म? हाँ कि ना? XC में छितर जाएंगे पेपर वाले, 1/ओमेगा C XC होता है, तो आपको पूछेंगे ओमेगा C का MLT फॉर्मूला क्या है, उल्टा हो जाएगा। यूनिट क्या है ओमेगा C का? तो 1/ओमेगा यानी मो, है ना? पूछेंगे
from below which quantity has a similar dimension of conductance? तो ऑप्शन कुछ भी हो, आप क्या चूज करोगे? ओमेगा सी कंडक्टेंस होता है ना 1 अपॉन ओमेगा सी, वो रेजिस्टेंस होता है, तो ओमेगा सी 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो नीचे से ओमेगा सी ढूंढना है। सुनने में समझ में आया? नहीं तो एक रास्ता ये भी है, कंडक्टेंस का एमएलटी फॉर्मूला निकालो, फिर नीचे 4 क्वांटिटी है उनका एमएलटी फॉर्मूला निकालो, और फिर सोचो कौन सा मैच हो रहा है। बड़े लंबा हो जाएगा। अगर ओमेगा सी दिखता है तो टोटल लॉजिक है, एमएलटी पे जाने की जरूरत नहीं रहे। बात क्लियर? बट फिर भी एमसीक्यू में तुरंत कूद नहीं पड़ेंगे। किसी दो अनदर क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लिकेशन करके फॉर्मूला कंडक्टेंस जैसा बन रहा है तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। एक के साथ एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो थोड़ा देख के संभल के। एमसीक्यू क्या चीज है? प्रैक्टिस करने के, अपने नॉलेज को बाहर निकालने की चीज है ना, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर इक्वल टू क्या रखा हमने? जेड। जेड को क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। आई एम इक्वल टू क्या है? आई एम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। बात क्लियर हुआ? आई वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू फेजर वी आर, एंड दैट्स व्हाई फेज एंगल फाई इज एंगल बिटवीन वी आर एंड वी। हमें पता है ना कि कितना फेज डिफरेंस होगा, तो हमने बोला था फाई। फाई डिफरेंस किस में होगा? वोल्टेज एंड करंट के बीच में, है या ना? तो अभी हमने देखा वोल्टेज वाला जो हमने समेशन किया कि ये जो मेन मेरा वोल्टेज है, वोल्टेज वी वेक्टर है, बट ए मेरा कौन सा वेक्टर था? वी आर वेक्टर था कि नहीं था? अब वी आर वेक्टर के डायरेक्शन में ही कौन होता है? आई। तो आई एंड वी के बीच का एंगल, दैट मीन्स वी एंड किसके बीच का एंगल? वी आर, जो कितना है देखो दिख रहा है क्लियरली। आया समझ में? और एक कैसे, हमने पहले इसको ओमेगा टी प्लस फाइव लिया था, तो वी का तो हमें पता है कितना है? ओमेगा टी। तो आगे कितना होगा? एक्सटेंशन फाइव। मतलब इसी ट्राइंगल में आपका फाइव मिल जाएगा। ये ट्राइंगल ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है? आया ना? ए वाला एंगल कौन सा है? फाइव। ए वाला साइड कौन सा है? वी सी एम माइनस वी एल एम। और ए वाला साइड कौन सा है? वी आर। तो टेन फाइव, टेन फाइव यानी अपोजिट साइड ओवर एडजेस्टेंट साइड। आया समझ में? टेन फाइव इक्वल टू वी सी एम माइनस वी एल एम अपन वी आर एम। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? अब इस वी सी एम में अगर मैं आई वाला रख लू तो यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल आएगा, और यहाँ पे एक्सआर आएगा, और यहाँ पे आई एम इंटू जेड था तो जेड आएगा, सब में से आई एम निकाल दे तो ऐसा एक ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हाइपोटेनियस में कौन बन रहा है? जेड, क्योंकि इट इंडिकेट्स जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर। पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली देखे तो जेड हाइपोटेनियस बनेगा, और बाकी के दो साइड में क्या आएगा? आर एन एक्सी माइनस एक्सएल आएगा कि नहीं? तो दिस इज नॉन एज इंपीडेंस डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? कभी भी बोले कि ड्रो इंपीडेंस डायग्राम एंड एक्सप्लेन, तो आपको ये ऐसा राइट एंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें सारे इंपीडेंस हो, सारे रेजिस्टेंस वाले टर्म। आ गया समझ में? जिसमें जो मेन जेड है वो आर के साथ ही फाइव बनाता है। अब इसमें से टेन फाइव क्या हो जाएगा? एक्सी माइनस एक्सएल अपन आर, ऑपोजिट साइड और एडजेस्टेंट साइड। याद है कि नहीं? वैसे मैं तो डायरेक्ट बोल गया, लेकिन हम पहले यहां से ही डिराइव कर सकते हैं। मेन डायग्राम तो हमारे लिए था ना, टेन फाइव यानी ऑपोजिट साइड। यहाँ पे क्या है? एंड एडजेस्टेंट साइड कौन है? लिखा हमने। फिर इसका आई एम एक्स, इसका आई एम एक्सएल, इसका आई एम आर, सब में आई एम कट हो जाएगा, तो एक्सी माइनस एक्सएल अपन आर। तो टेन फाइव मतलब वहां से फाइव मिल सकता है। मैंने आपको दो टास्क दिए थे, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में आई एम फाइंड करना है, जो आपने फाइंड किया वी एम बाई जेड, बाई जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। और आपको बोला था फाइव फाइंड करना है। फाइव क्या आया? टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपन आर। टेन इनवर्स इसलिए बिकॉज ये इधर जाएगा, बाकी टेन फाइव इक्वल्स टू एक्सी माइनस एक्सएल अपन आर। क्लियर हुआ? ओके। इंपीडेंस जेड ऑफ सर्किट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फिगर, दिस इज कॉल्ड which is a right angle triangle with the z as a hypotenuse। और यहां से भी आप z इक्वल टू ए वाला प्रूव कर सकते हो, वैसे हमें पता है। कोई डाउट? कंफर्म? पक्का हो गया है ना? मैंने बोल हाँ, इसके बेसिस पे यही फॉर्मूला, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया कॉन्सेप्चुअली, अब थोड़ा इंफॉर्मेशन नॉलेज बाकी है। क्लियर? रेडियो वगैरह समझाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बोलो कोई डाउट?
कंफर्म ना? मैंने क्या बोला था? एल आर सी अकेला अकेला कर लो, बोला था कि नहीं? उसके बाद सब इजी है, बोला था कि नहीं? ओके, अभी मैंने जो डायग्राम बताया उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सी कंडीशन थी? कंडीशंस निकाल के दिए थे मैंने। VC ग्रेटर देन VL, मतलब वो तो था Z लेस देन 1 था। चलो दूसरा कौन सा था? VC बड़ा था VL से, तो VC ग्रेटर देन VL। अब इसमें अगर आपने देखा हो अच्छे से, एक ही फिगर में मुझे कुछ सब कुछ बताना है, बट फिर भी ये आई का फिगर है, आई का है, VR के डायरेक्शन में कौन होता है? आई का फेजर होता है, और ये मेरा कौन सा फेजर है? V। अगर मैं एरो ड्रॉ करूं एंटी क्लॉकवाइज में, तो एरो किसकी ओर गया? मतलब आई आगे, V ऐसा कहा था। तो कैपेसिटर VC ग्रेटर देन VL में, VC ग्रेटर देन VL में कैपेसिटर जैसा सर्किट बन जाता है। कैसा सर्किट बन जाता है? कैपेसिटर में ही था ना, आई आगे एंड करंट, सॉरी मतलब करंट क्या, आई आगे एंड वोल्टेज पीछे। आया समझ में? मतलब करंट आगे वोल्टेज पीछे, वो किसमें बन जाता था? तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि VC ग्रेटर देन VL का बिहेवियर कैपेसिटर जैसा होगा, बट प्योरली कैपेसिटर जितना नहीं होगा। प्योरली कैपेसिटर में वो π/2 डिफरेंस बन जाता, बट यहाँ पे तो R है इसलिए एंगल कुछ कम रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो दूसरा, अगर आप VL ग्रेटर देन VC लो, तो VL ग्रेटर देन VC लो तो क्या होगा? ए वाला ऐसे बन जाएगा ट्राइंगल। आया समझ में? ये परपेंडिकुलर यहां पे आएगा, और ये मेरा कौन सा फेजर होगा? आई, और ये फेजर कौन सा होगा? V होगा, और फाई ए बनेगा, बराबर? ए फाई बन जाएगा, और इसमें कौन आगे? वोल्टेज। कौन पीछे? इंडक्टिव सर्किट बन जाएगी। यस और नो? VC ग्रेटर देन VL, दैट मीन्स IM इंटू XC ग्रेटर देन IM इंटू XL। IM मतलब VC ग्रेटर देन VL को कौन इंडिकेट कर रहा है? XC ग्रेटर देन XL। XC में 1/ω/C, XL में ω/L, तो ω तो कट होने वाला है। अल्टीमेटली दिस रिलेशनशिप इज डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस वैल्यू एंड इंडक्टेंस वैल्यू। तो वही तो प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, इंडक्टर की। तो जिस तरह का आप इंडक्टेंस वाला इंडक्टर ज्वाइन करते हो, जिस तरह का कैपेसिटेंस वाला आप कैपेसिटर ज्वाइन करते हो, उस हिसाब से XC ग्रेटर देन XL या XC लेस देन क्या बनने वाला है? बोलो, कोई डाउट? कट हो जाएगा ना? हाँ नहीं, ओमेगा कट नहीं होगा, माय मिस्टेक। ओमेगा कट नहीं होगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर? बट सी, एक्चुअली में मेरा मन कहने का मतलब ऐसा था कि ओमेगा तो दोनों में कॉमन है, तो C एंड L इसको डिफाइन करेगा, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो देखो, XC ग्रेटर देन XL, फाई इज पॉजिटिव, सर्किट बिकम्स कैपेसिटिव, कोसिक्वेंटली द करंट इन द सर्किट लीड्स द सोर्स वोल्टेज। आ गया? अगर लेस देन है तो फाई इज ओके। इस इक्वेशन को ही आप फॉलो कर रहे हो, भले लेस देन है, बट आपको पता नहीं था, आपने इसको फॉलो किया, मतलब कि अब इस सब्सट्रैक्शन में नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा मतलब कि फाई माइनस है, इसका मतलब कि आपने जैसे सोचा था कि ये मेरा आई होगा और वोल्टेज ऐसे पीछे होगा, उसमें नेगेटिव फाई आया। नेगेटिव फाई आया मतलब कि वोल्टेज अब पीछे नहीं, कहाँ होगा? आगे होगा, जो हमें फॉर्मूला भी बता देगा। फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम तो पहले वही लेके गए, XC ग्रेटर देन XL ऐसा लेके ही गए, तभी हमने फाई को सेमी है ना। मैंने क्या बोला? VC ग्रेटर देन VL हो तो क्या निकल गया? XL। फिर आप बोलो XC लेस देन XL, तो इसका मतलब VC लेस देन VL ही है। ओके, फाई इज व्हाट? सर्किट बिकम, एंड दैट्स व्हाई करंट इन द सर्किट लैग्स द सोर्स वोल्टेज। आया समझ में? ओके। Phasor diagram and variation of V and I with the omega t for the case of XC greater than, यही केस देखा था ना हमने, उसके लिए देखो, ये मेरा वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, लेकिन अब मैच नहीं होगा। पहले पता है ना, जीरो होता था तो वो मैक्सिमम पे होता था, लेकिन मैक्सिमम से थोड़े आगे हैं, बराबर? कुछ भी फाई डिफरेंस कुछ भी हो सकता है 0 से 90 के बीच में, इसलिए थोड़ा हमें ऐसे रेंडमली ड्रॉ करना है। जैसे ये 0 हो गया, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मैक्सिमम हुआ, ऐसा मानेंगे। आया समझ में? बाकी ये दोनों के वेक्टर, ये मेरा आई वेक्टर और ये मेरा कौन सा वेक्टर? वी वेक्टर। वी वेक्टर वाला एंगल ओमेगा टी, आई वेक्टर वाला फाई ज्यादा ओमेगा टी में, यानी ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर हुआ? ओके, thus we have obtained the amplitude and phase current of LCR series circuit using the techniques of phasor, but this method has certain disadvantage. First, phasor diagram say nothing about the, वो किसी टाइम टी को लेके आप चल पड़े
ये टाइम टी पे ये था, ये खत्म। ओके, आगे जब इंडिविजुअल फेजेस ड्रॉ किए थे तो T1 टाइम पे किए थे, याद आ रहा है? तो किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, इनिशियल के बारे में। सेकंड, वन कैन टेक एनी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ t एंड ड्रॉ द डिफरेंट फेजेस, द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन कॉल्ड स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। दिस इज नॉट जनरल सॉल्यूशन। आपको पर्टिकुलर टाइम का सॉल्यूशन मिल सकता है, जनरल नहीं है। मोर एवर वी डू द ट्रांजिट सॉल्यूशन विच एग्जिस्ट इवन फॉर वोल्टेज जीरो हो तो भी सॉल्यूशन मिल सकता है। ऐसे इक्वेशन का जो डेंजर वाला इक्वेशन है ये आएगा, कल फॉर्म करेंगे इसका। मैथमेटिक्स में ट्रांजिट सॉल्यूशन मिल सकता है, मतलब जनरल सॉल्यूशन, जब v इक्वल टू जीरो तब भी सॉल्यूशन दे। जनरल सॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है, तो ट्रांजिट सॉल्यूशन जो जीरो कंडीशन पे भी मिलता है और स्टेडी जो अभी हमने फाइंड किया पर्टिकुलर टाइम पे, वो दोनों का समेशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? ए है ना, डेरिवेशन की लैंग्वेज है, ये डेरिवेटिव इक्वेशन हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है। मैथ्स वालों ने नाम सुना होगा। ऑर्डर किसको बोलते हैं? पावर को। मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? डिक्यू बाई डी का 2 पावर दिख रहा है, या डिक्यू बाई डी का 1 पावर है। मैक्सिमम पावर कितना हुआ? 2 हुआ, तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है। कितनी बार? जो मैथ्स वाले नहीं करने वाले हैं, अभी भी करने वाले हो आप। सेकंड ऑर्डर है आपका 12th में, तो चलो मैथ्स वालों को ये सॉल्व करना है घर से, मुझे बताना है। ओके, हमारी बुक में नहीं है, आप इसको सॉल्व करोगे और मैं देखूंगा। ओके, बायोलॉजी वाले छोड़ दे टेंशन, इसको सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस के 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। थोड़ा इंजीनियरिंग में आता है, शायद ये वाला तो 12th में भी नहीं आता होगा, कि इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं सेकंड ऑर्डर के, दैट इज ट्रांजिट सॉल्यूशन एंड स्टेडी स्टेट। उस दोनों को मिलाते हो तो कौन सा सॉल्यूशन मिलता है? जनरल, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आता है, इतना मुझे पता है। नहीं आता ना इतना डेप्थ में, ओके। बट हमने जो फाइंड किया वो ग्राफिकल मेथड से किया। कौन सा था वो? स्टेडी। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये टाइम डिपेंडेंट था ना पूरा, तो कुछ टाइम के बाद सफिशिएंट लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन सॉल्यूशंस डाई आउट, वो धीरे धीरे कम हो जाता है उसका इफेक्ट, एंड बिहेवियर सर्किट का सिर्फ किसके जैसा रहता है। इसलिए फेजर वाला भी सही मान सकते हैं। फेजर से कौन सा मिला था? स्टेडी। कुछ टाइम के बाद तो सर्किट ऑन करने के बाद इनिशियली हमें कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे सर्किट ऑन होगी काफी टाइम के बाद हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? स्टेडी। और वो स्टेडी को हम अप्लाई करके जा सकते हैं। क्लियर? आया ना? बोलो कोई डाउट? ओके, आगे की बात कल।